हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल GT60 फार्मेसी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नेम है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, हमने ये न्यू चैप्टर चालू किया है। तो जी आज की इस वीडियो में हम 3 टॉपिक देखेंगे। फर्स्ट होगा इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, जिसके अंदर हम समझेंगे कि सेल की डायग्राम किस तरीके से होती है या फिर सेल किस तरीके से नज़र आता है और सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं। ओके, अब ये ऑर्गेनल्स क्या है? जैसा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, उसी तरह से सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं। ऑर्गेनल्स यानी स्मॉल ऑर्गन्स। ओके, तो हम इंट्रोडक्शन ऑफ सेल में आपको ये समझ आ जाएगा कि सेल किस तरीके से दिखता है और सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स है। और उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमारा सेकंड टॉपिक होगा। और थर्ड टॉपिक होगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। ओके, तो सेल के अंदर बहुत से ऑर्गेनल्स है जिसको एक वीडियो के अंदर कवर करना बहुत ही मुश्किल है। अगर से हमने इसको एक वीडियो में कवर किया तो वीडियो हमारा 2 आवर्स का या फिर 3 आवर्स का हो जाएगा। ओके, तो इसलिए मैंने इसे डिवाइड कर दिया है। अब आगे के जो वीडियो होंगे वो 10 to 15 मिनट्स के होंगे, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया या फिर न्यूक्लियस ऐसे सेपरेट सेपरेट टॉपिक कवर किए हुए हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सेल और समझते हैं कि सेल होता क्या है। तो बच्चों, आज हम समझने वाले हैं सेल को, और इसे हम अपनी लैंग्वेज में पहले समझेंगे, बाद में फिर बुक की लैंग्वेज में देखेंगे। तो चलो पहले देख लेते हैं सेल की डेफिनेशन को, और कुछ नीचे कॉन्सेप्ट है जो सेल के ही बारे में है और जिसे हम बुक की लैंग्वेज में भी आगे देखने वाले हैं, लेकिन पहले अपनी लैंग्वेज में हम समझ लेते हैं। तो चलो देखते हैं सेल की डेफिनेशन। A cell can be defined as the smallest unit of life. It is the structural and functional unit of all living beings, and all organisms are made up from cell. जो ह्यूमन की जो लाइफ है या जो लाइफ है उसका सबसे स्मॉल सबसे छोटा यूनिट क्या है? सेल है। और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स या ह्यूमन बींग्स भी कह सकते हैं। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट की मीनिंग क्या है? यानी जो ह्यूमन को जो स्ट्रक्चर मिला है, जो शेप मिला है, वो किसकी वजह से मिला है? सेल की वजह से मिला है। और जो ह्यूमन जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं या कोई काम करते हैं वो भी किसकी हेल्प से करते हैं? सेल की हेल्प से। ओके, तो देखो ह्यूमन बॉडी बनती है सेल से। ओके, जिसने पहले की वीडियो देखा होगा तो उसे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन जो जिसको नहीं पता उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ह्यूमन बॉडी बनती है सेल से। और जब अ ग्रुप ऑफ सेल, यानी जो सेल का जो ग्रुप है वो बनाता है टिश्यू को। ओके, और जब टिश्यू एक साथ मिलते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन्स को। और जब ऑर्गन्स किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं तो वो बनाते हैं सिस्टम को। और जब सिस्टम एक साथ काम करते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गेनिज्म को। ओके, ऑर्गेनिज्म यानी ह्यूमन या फिर ह्यूमन बॉडी। ओके, तो अब यहाँ से बोल सकते हैं कि जो ह्यूमन की जो बॉडी है उसको स्ट्रक्चर या शेप किसकी हेल्प से मिला है? सेल की हेल्प से, क्योंकि उसका जो बेसिक यूनिट है या स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है ह्यूमन बॉडी का? वो है सेल। तो जो स्ट्रक्चर मिला है वो भी मिला है सेल की वजह से, और जो फंक्शन वो परफॉर्म कर रहा है वो भी किसकी हेल्प से कर रहा है? सेल की हेल्प से। ओके, आई होप आपको डेफिनेशन और सेल की इंपॉर्टेंस ह्यूमन बॉडी के अंदर समझ आ गई होगी। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉन्सेप्ट को, जो है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब यूनिसेलुलर किसे कहेंगे? अब हमें तो पता है कि ह्यूमन की बॉडी बनी है कई सारे सेल से मिलकर, क्योंकि जब कई सारे सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, और जब कई सारे टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन्स, यानी बहुत ज़्यादा सेल ह्यूमन बॉडी के अंदर लगे हैं। लेकिन ऐसी बॉडी या ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बना है सिर्फ एक सेल की हेल्प से, वो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहेंगे हम यूनिसेलुलर, यानी एक ही सेल है वहाँ पर। ओके, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ बना है एक सेल की हेल्प से उसे कहते हैं हम यूनिसेलुलर। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बना है एक से ज़्यादा सेल की हेल्प से मिलकर उसे कहेंगे हम मल्टीसेलुलर। जैसा कि एग्जांपल लेते हैं हम ह्यूमन। ह्यूमन बने हैं कई सारे सेल से मिलकर, उसे कहेंगे हम मल्टीसेलुलर। और जो बैक्टीरिया होते हैं वो बनते हैं सिर्फ एक ही सेल की हेल्प से, तो उसे कहेंगे हम यूनिसेलुलर। ओके, तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट
टॉपिक के ऊपर जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ओके, तो अब प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल किसे कहेंगे? तो इसे समझने से पहले हम ऐसे समझते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है वो कंट्रोल की जाती है ब्रेन से। ओके, ह्यूमन की जो बॉडी है वो कंट्रोल कौन करता है? अपना ब्रेन। तो अब जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं? ऐसा सेल, ये है सेल। ओके, ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का काम क्या है कि भाई सेल को कंट्रोल करना। जैसा ह्यूमन बॉडी को ब्रेन कंट्रोल करता है, इसी तरीके से सेल को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा उसे कहेंगे हम यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। और ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट या न्यूक्लियस नहीं होगा उसे कहेंगे हम प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, और एक बार बता देता हूँ, ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसे कहेंगे हम यूकैरियोटिक सेल। और ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट होगा या न्यूक्लियस नहीं होगा उसे कहेंगे हम प्रोकैरियोटिक सेल। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है साइटोलॉजी। अब जो सेल है इसके स्ट्रक्चर की स्टडी, इसके फंक्शन की स्टडी, यानी जब भी हम सेल के बारे में स्टडी करेंगे तो उस स्टडी कहलाती है साइटोलॉजी। ओके, ऐसी स्टडी जिसके अंदर सेल की स्टडी हो, सिर्फ स्ट्रक्चर फंक्शन सेल की पूरी मालूमात हो, ऐसी स्टडी को कहते हैं हम साइटोलॉजी। ओके, अब आगे हम पढ़ने वाले सेल के पार्ट्स। सेल के पार्ट्स डिवाइड है दो पार्ट्स में, एक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सब सेलुलर कंपोनेंट। तो चलो मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ और आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझा भी देता हूँ कि सेल किस तरीके से होता है और सेल के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो बच्चों ये है सेल की डायग्राम। ओके, तो चलो देखते हैं सेल के पार्ट्स को। अब सेल के पार्ट्स को समझने से पहले एक बात क्लियर कर दूं कि जो ह्यूमंस के जो पार्ट्स है, ओके, हैंड होगा, आइस हो गए, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गन्स। ओके, ह्यूमन के जो पार्ट्स है उसे हम ऑर्गन कहते हैं। इसी तरह के सेल्स के कुछ पार्ट्स होते हैं जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनल्स, या ओके, ORGANELLES, ऑर्गेनल्स। यहाँ पर और एक बात लिख देता हूँ मैं, ऑर्गेनल्स। ओके, ह्यूमन के जो पार्ट्स है उसे हम ऑर्गन्स कहते हैं, जो सेल है उसके जो पार्ट्स होंगे उसे कहेंगे हम ऑर्गेनल्स। ओके, तो चलो देखते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो पार्ट है या ऑर्गेनल्स है, पार्ट है, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मैं यहाँ पे रेड कलर की जो बाउंड्री ड्रॉ कर रहा हूँ, ये येलो कलर की पहले से ही है, उसके ऊपर मैं ये रेड कलर की एक आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, आपको दिखने के लिए, ये देख सकते हैं, ये इसे कहते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, इसे हम बाउंड्री भी कह सकते हैं। जैसा कि एक ऑरेंज होता है, ऑरेंज के ऊपर एक क्या होती है? एक आउटर कवरिंग होती है, उसे हम छील कर क्या करते हैं? अंदर का जो ऑरेंज है वो खाते हैं। तो जो आउटर जो कवरिंग है जिसे हम छीलते हैं वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, ये क्या होता है? सेल के बाहर से होती है जो कवरिंग, जो सेल के जितने भी कंपोनेंट है और जितने भी ऑर्गेनल्स है वो इसके अंदर होते हैं। ओके, ये है ऑरेंज, इसके अंदर क्या होगा? पूरा जो ऑरेंज है वो होगा, लेकिन इसकी जो बाहर की जो ये आउटर कवरिंग है जिसे हम, ये आप देख सकते हो, ओके, ये आउटर कवरिंग है ये ऑरेंज की। इसी तरह से ये सेल की आउटर कवरिंग है या बाउंड्री कह सकते हैं आप इसे। ओके, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब नेक्स्ट है न्यूक्लियस। जैसा कि ह्यूमन बॉडी कंट्रोल होती है ब्रेन से, इसी तरीके से सेल कंट्रोल किया जाता है न्यूक्लियस से। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इतना पार्ट है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस की भी कुछ पार्ट्स है जैसे क्रोमैटिन, न्यूक्लियोलस, ये आप आगे देख सकते हैं। हम इसे आगे हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस को, तो जब देखेंगे। ये है न्यूक्लियस। ओके, अब न्यूक्लियस के साथ अटैच होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं RER। ओके, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से, ये ब्लू कलर में, ये इसके साथ ही अटैच है ये। ओके, और इसके साथ कुछ लाल कलर का ऐसे डॉट दिख रहे हैं। ओके, ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ इस तरीके से ये अटैच है, और इसके ऊपर कुछ ऐसे रेड कलर के डॉट इसके साथ अटैच है, इसे कहते हैं हम राइबोसोम। न्यूक्लियस के साथ अटैच क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या अटैच है, राइबोसोम। अब राइबोसोम सेल के अंदर दो फॉर्म में, एक फॉर्म क्या है इसका, ये अटैच है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और यहाँ पे फ्री फॉर्म में भी हो, किसी के साथ अटैच नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं आप रेड कलर का डॉट दिख रहे होंगे। ओके, अब नेक्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखे हमने, इसी के यहाँ पे दिख रहा है ब्लू कलर में, लेकिन ये इस तरीके से नहीं होते, ये इस तरीके से होते हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। ये क्या है, इसके साथ ही ऐसे अटैच होते हो, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ही ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होते हैं। ओके, हमने क्या क्या देख लिया अभी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, आर राइबोसोम और SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब नेक्स्ट है गोल्जी एपरेटस, जिसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये लाइट ब्लू कलर में दिख रहा होगा आपको, ये है गोल्जी एपरेटस। ये क्या है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नज़दीक में होता है। ओके, आप इतना ही समझ लीजिए, इसका फंक्शन स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्या है, इसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, यानी जितनी भी सेल को एनर्जी लगती है, ताकत जो लगती है, वो कौन प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, अब है लाइसोसोम्स, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, कहाँ पर है लाइसोसोम, ये। ओके, इसका फंक्शन स्ट्रक्चर आगे देखने वाले। अब नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। अब इसको समझने के लिए मैं इसे पहले क्लियर कर लेता हूँ, बाद में आपको ये समझाता हूँ। ओके, तो हम क्या समझने वाले हैं, साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे मैं एक सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। ये है सेल। ओके, ये है सेल का न्यूक्लियस। तब ये जो सेल की जो आउटर कवरिंग है, या फिर इसे कहते हैं, इसकी जो बाउंड्री है, इसे कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, ये आपको पता तो चल गया, इसे कहते हैं हम न्यूक्लियस। ओके, अब ये जो सेल जो मेम्ब्रेन है या जो प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है, इसके अंदर न्यूक्लियस को छोड़कर जितनी भी चीज़ें होगी उसे कहेंगे हम साइटोप्लाज्म। ओके, ये है सेल मेम्ब्रेन, यहाँ देख सकते हैं आप, ये है सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस को छोड़ के, यानी क्या कर सकते हैं हम, ये है सेल इज इक्वल टू, इसके अंदर से क्या करेंगे हम, सेल में से न्यूक्लियस को माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा हमें, साइटोप्लाज्म। एक मिनट, साइटोप्लाज्म। ओके, ये है सेल, न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म के अंदर सिर्फ न्यूक्लियस नहीं आता, लेकिन सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी चीज़ें होगी, वो सब आती है साइटोप्लाज्म के अंदर। ओके, अब ये जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे क्रीम कलर का, यहाँ पे एक हाईलाइट किया हुआ है, जितने भी ऑर्गेनल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया होगा या न्यूक्लियस हो गया, इसके बैकग्राउंड में आपको ब्लू का ये क्या है, लाइट येलो कलर, क्रीम कलर बोल सकते हैं आप इसको, ये दिख रहा होगा, इसे कहते हैं हम साइटोसोल। क्या है ये, एक स्टिकी फ्लूइड है ये जो इसके अंदर ये पूरे ऑर्गेनल सस्पेंडेड या फंसे हुए होते हैं ये साइटोसोल के अंदर। तो क्या होगा, साइटोसोल और ये जितने भी ऑर्गेनल्स है, न्यूक्लियस को छोड़कर जितने भी ऑर्गेनल्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, उसे कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलो बढ़ते हुए नोट्स की तरफ और वन बाय वन सबको डिटेल में देखते हैं। ओके, तो बच्चों हम जो देखने वाले हैं वो है सेल। तो बच्चों चलो देखते हैं सेल को बुक या नोट्स की लैंग्वेज में किस तरीके से डिफाइन किया गया है। ओके, वही डेफिनेशन है, थोड़ा सा का मॉडिफाई किया गया है, और किस किस साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया है, तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो चलो देखते हैं। सेल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। एंड यहाँ पे एंड लिखना भूल गया मैं। ओके, यहाँ पे एंड डाल दीजिए। एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी फंडामेंट, ये पहले की डिफिनेशन तो आपको पता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल, इसकी वजह से स्ट्रक्चर और फंक्शन परफॉर्म होते हैं बॉडी के। ओके, और फंडामेंटल बोले तो जो इम्पोर्टेंस जो फंक्शंस है बॉडी के जो परफॉर्म होते हैं वो सेल की वजह से होते हैं, इसलिए इसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया। ओके, और इसका जो डायमीटर है सेल का, वो होगा 2 से लेके 120 माइक्रोमीटर तक। ओके, यानी जो बॉडी के अंदर जो सेल है उसका जो डायमीटर है वो डिफरेंट है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक हो गया रेड ब्लड सेल आपका। ओके, जो ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल होता है
तो उसका जो डायमीटर है वो है 6 माइक्रोमीटर। ओके, और एक है टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, इसका क्या डायमीटर है, इसका है 8 to 10 डायमीटर। ओके, तो बॉडी के अंदर जो सेल्स है उनका जो डायमीटर है वो डिफरेंट है। ओके, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 to 120 माइक्रोमीटर। और क्या है कि यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो बने हैं सेल से, और सेल की है कि नहीं जो प्रॉपर्टी है वो सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी है। सेल्फ रिप्लिकेटिंग यानी जो सेल डिवीजन, एक सेल से दो सेल बनना। ओके, इसे कहते हैं सेल्फ रिप्लिकेटिंग। तो चलो आगे बढ़ते। एंड द फर्स्ट सेल were observed and named by Robert Hooke in 1665 from slice of cork। यानी एक रॉबर्ट हुक नामी एक साइंटिस्ट है जिसने क्या करा था कि 1665 में माइक्रोस्कोप के नीचे क्या करा था कि एक प्लांट का एक एकदम बारीक सा एक स्लाइस लिया था। ओके, एक टुकड़ा बहुत ही पतला सा, और उसे देखा था कि इसके अंदर उसे क्या दिखा, एक ऐसे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिखे उसे। ओके, तो इसलिए इसने उस चीज का जो उसे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उसका उसने नाम रख दिया सेल। ओके, सेल यानी रूम। तो उसने क्या, उसे रूम के जैसे एक स्ट्रक्चर्स दिखे, तो इसलिए उस स्ट्रक्चर का उसने नाम रखा साइंटिस्ट ने, रॉबर्ट हुक ने, सेल, जिसे आज हम सब सेल कहते हैं। ओके, और दो साइंटिस्ट हैं यहाँ पे, मैथियस श्लाइडन और थियोडोर श्वैन। ओके, ये दो साइंटिस्ट है जिसने 1839 में ये डिस्कवर किया कि सेल, जितने भी लिविंग थिंग्स है यानी जिसके अंदर जान है, वो सब बने हैं सेल से। ओके, ये जो रॉबर्ट हुक है इन्होंने क्या देखा कि सेल होता है। ओके, किसके अंदर देखा इन्होंने, एक ट्री का एक स्लाइस लिया। ओके, एक बारीक सा टुकड़ा जिसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा कि कुछ रूम लाइक स्ट्रक्चर्स इसके अंदर थे। ओके, जैसा शहद के जो छत्ते होते हैं उसके अंदर किस तरीके से बॉक्सेस बने हुए थे, उस तरीके से उन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर दिखा, तो उन्होंने इसका नाम, रूम की वजह से इसका नाम दिया सेल। ओके, इनको नहीं पता था कि ये सब जितनी भी चीज़ें लिविंग थिंग्स ये बनती है सेल से। ओके, तो इसके बाद 1839 में ये दो साइंटिस्ट आए, तो इन्होंने कहा कि जो सेल है, जितने भी लिविंग थिंग्स है जिनके अंदर जान है, वो सब बनी है सेल से। ओके, पहले एक स्टेटमेंट ये दिया, और दूसरी स्टेटमेंट ये दिया कि जो भी सेल आर द स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ओके, यानी सेल है कि नहीं सबसे स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट है बॉडी का। और थर्ड ये दिया कि सेल है कि नहीं खुद से रिप्लिकेट हो सकते हैं। ओके, ये एक सेल है तो ये क्या होगा, डिवाइड होगा दूसरे में, और इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरे में ट्रांसफर होगी। जैसा कि हमारे पेरेंट है, पेरेंट ने क्या करा, चाइल्ड है, तो जो इन्फॉर्मेशन है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जो डीएनए है पेरेंट्स का, वो चाइल्ड के अंदर भी आएगा। ओके, इसी तरह से सेल क्या होता है, रिप्लिकेट होता है, डिवाइड होता है। ओके, तो ये तीन चीज़ें इन दो साइंटिस्ट ने बताई। ओके, और नेक्स्ट है कि सम ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, देयर आर अदर्स आर मल्टीसेलुलर। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ ऑर्गेनिजम्स है वो एक सेल से बनते हैं, और कुछ है जो एक से ज़्यादा सेल से बनते हैं। जो एक सेल से बनते हैं उन्हें यूनिसेलुलर कहते हैं, और जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं उसे कहते हैं मल्टी सेलुलर। ओके, तो चलो आगे बढ़ते। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं यूनिसेलुलर के, जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर का प्लांट, ह्यूमंस। ओके, और दो टाइप से, यानी सेल के स्ट्रक्चर के ऊपर से इसकी दो टाइप बनी हुई है। ओके, ये जो टाइप्स थे वो क्या थे कि सेल्स की जितनी भी काउंटिंग है उसके ऊपर हुई है। एक सेल रहेगा तो उसे यूनिसेलुलर कहेंगे, और एक से ज़्यादा रहेंगे तो मल्टीसेलुलर। लेकिन अब सेल के स्ट्रक्चर के ऊपर से उसके दो और क्लासेस बने, जैसा कि प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स। ओके, ये किसके बिना पर बनी है, ये बनी है सेल के स्ट्रक्चर्स के ऊपर बनी। तो प्रोकैरियोटिक्स आर मेड अप ऑफ सेल विथ नो न्यूक्लियस, एंड दिस टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड अ प्रोकैरियोटिक सेल। यानी ऐसे सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता उसे कहते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, और ऐसे सेल
और ऐसे सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है उसे क्या कहते हैं हम, यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल कौन कौन से जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, तो कौन कौन से, वो साइनोबैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया हो गया। साइनोबैक्टीरिया को और एक एक नेम है जिसे हम कहते हैं ब्लू ग्रीन अलगाए। ओके, तो चलो देखते हैं यूकैरियोटिक। अब हम सब तो जानते हैं यूकैरियोटिक किसे कहते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियस हो, कंसिस्ट ऑफ सेल विथ न्यूक्लियस एंड दिस टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज यूकैरियोटिक सेल। ऐसे सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट हो उसे कहते हैं हम यूकैरियोटिक सेल। ओके, ऐसे कौन कौन से सेल है, जैसे कि एनिमल्स हो गया और बहुत से, जैसे कि मोल्स, यीस्ट, मशरूम्स, ओके, प्लांट्स, फंगाई, बहुत से। और साइटोलॉजी किसे कहते हैं, जैसे कि द स्टडी ऑफ सेल्स एंड देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, यानी उसके स्ट्रक्चर की, उसकी फंक्शंस की, यानी सेल के रिलेटेड की जो भी स्टडी होगी उसे कहेंगे हम साइटोलॉजी। ओके, अब ये कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं, वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। अ सेल कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनक्लूजिंग अ नंबर ऑफ organelles suspended in a watery fluid called cytosol. Organelles, literally small organs, have individual and highly specialized functions and are often enclosed in their own membrane within the cytosol. क्या कह रहा है ये कि जो सेल है वो इनक्लोज है, बंद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ओके, और जितने भी इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स है, ऑर्गेनल्स यानी क्या, स्मॉल ऑर्गन्स, वो क्या है, वो साइटोसोल यानी स्टिकी फ्लूइड के अंदर सस्पेंडेड है और इन सब का एक स्पेशलाइज फंक्शन है। ओके, दे इंक्लूड द न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, लाइसोसोम एंड साइटोस्केलेटन। Okay, the cell content excluding the nucleus is the cytoplasm, the cytosol and other organelles. क्या कह रहा है वो कि जो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी एपरेटस है, लाइसोसोम है, साइटोस्केलेटन है। ओके, और सेल के अंदर न्यूक्लियस को छोड़कर जितने भी ऑर्गेनल्स है या उन सबको कहेंगे हम साइटोप्लाज्म। ओके, न्यूक्लियस को छोड़कर, द सेल कंटेंट एक्सक्लूडिंग द न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस को छोड़कर इज द साइटोप्लाज्म, द साइटोसोल यानी इसका जो स्टिकी फ्लूइड है और जो ऑर्गेनल्स है इन सबको कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सब चीज़ें, मैंने आपको अभी तक जो जो चीज़ें पढ़ाई। तो चलो देखते हैं आगे। अब एग्जाम के अंदर 5 से 10 मार्क तक सेल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो आपको किस तरीके से लिखना है, इस तरीके से लिखना है, सेल डिवाइडेड इनटू 2 मेजर पार्ट, फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड इज सब सेलुलर ऑर्गेनल्स, और सब सेलुलर ऑर्गेनल्स में ये चीज़ें इतने नामे आपको मेंशन कर देना है। ओके, या फिर आपको 5 मार्क्स के लिए इस तरीके से पूछ सकता है कि एक्सप्लेन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, इन दो चीज़ों के बारे में या फिर किसी भी दो चीज़ों के बारे में, न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया या फिर न्यूक्लियस राइबोसोम्स या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, 5 से 10 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो थोड़ा सा का ध्यान लगाकर सुनिए। ओके, तो अब सेल जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है या दो चीज़ों में डिवाइड है। फर्स्ट है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी जो बाउंड्री है। ओके, और बाकी के इसके अंदर के कुछ ऑर्गेनल्स। ओके, तो चलो फर्स्ट देखते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाद में फिर 1 बाय 1 करके इन सबको समझेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका सेकंड नेम है सेल मेम्ब्रेन, इसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम कहते हैं। ओके, द थिन बैरियर दैट सेपरेट द इंटरनल कंपोनेंट ऑफ सेल फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, और सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है कि ये एक थिन बैरियर है। ओके, ये एक थिन बैरियर है। आप ऐसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये हमारा हाउस है। ओके, हाउस के अराउंड में हमने एक बाउंड्री ली हुई है। ओके, ये हमारा हाउस है, ये हमारी बाउंड्री है और ये हमारा गेट है। ओके, तो अब ये बाउंड्री क्या करती है कि जो एनिमल्स या ह्यूमंस हमारे घर के अंदर आएंगे
तो उनको घर में जाने से पहले क्या पास करना होगा, ये बाउंड्री को, जो हमने जो बनाई हुई बाउंड्री है वो बाउंड्री इन्हें रोक देगी, एनिमल्स को भी अंदर नहीं आने देगी और ह्यूमंस को भी अंदर नहीं आने देगी। और अगर से घर के अंदर कोई चाइल्ड होगा छोटा, तो उस चाइल्ड को भी बाउंड्री क्या करेगी, बाहर नहीं जाने दी। ओके, तो बाउंड्री का काम क्या है कि प्रोटेक्शन करना और अलग करना, अंदर के लोगों को बचाना बाहर के लोगों से, और बाहर के लोगों को अंदर नहीं आने देना। ओके, तो यही काम ये करती है। एक थिन बैरियर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन क्या है, ये एक थिन बैरियर है जो सेल को अलग करती है बाहर के इन्वायरमेंट से। अब ये तो नहीं है कि सेल के बॉडी के अंदर एक ही सेल है, बॉडी के अंदर कई डिफरेंट सेल है, और सेल के अराउंड में क्या होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, हमने इससे पहले के लेक्चर में देखा हुआ है। ओके, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। अब अगर से सेल को, अगर से सेल मेम्ब्रेन नहीं होता था तो सेल इस तरीके से 2 3 4 इस तरीके से अटैच हो जाते थे। ओके, कितने भी सेल एक दूसरे में ऐसे अटैच हो जाते थे। लेकिन ये सेल मेम्ब्रेन रहने की वजह से क्या हुआ कि इसको एक अलग पहचान मिली, एक अलग स्ट्रक्चर मिला। इसकी वजह से द थिन बैरियर सेपरेट द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ सेल फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी जो बाहर के जो बॉडी का जो एनवायरनमेंट है उससे एक सेल को डिफरेंट बनाती है, खुद की पहचान देती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट द पैसेज ऑफ सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, यानी ये जो बाउंड्री काम कर रही थी, बाहर के बच्चों को, अंदर के बच्चों को बाहर नहीं जाने देना और बाहर एनिमल्स और ह्यूमन को अंदर नहीं आने देना। इसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, जितना भी सब्सटेंस है सेल के अंदर का, उसको बाहर जाना या फिर बाहर की चीज़ें अंदर आना, ये सब कौन कंट्रोल करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना है फॉस्फोलिपिड से, प्रोटीन से, शुगर से। ओके, और फॉस्फोलिपिड के साथ इम्बेडेड या फिर जुड़ा हुआ होता है कोलेस्ट्रॉल। ओके, ये चीज़ें आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन बनी कैसे, तो चलो देखते हैं। तो बच्चों, कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन में 3 चीज़ें, मेम्ब्रेन लिपिड्स, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स। यानी जो लिपिड्स है, प्रोटीन्स है और ग्लाइकोप्रोटीन्स है और ग्लाइकोलिपिड्स है, इन सब से मिलके क्या बनती है, सेल मेम्ब्रेन। अब इनके कुछ फंक्शंस है, कुछ काम है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो हम आगे देखने वाले। अब मेम्ब्रेन्स लिपिड में क्या है, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। तो चलो पहले इन दोनों चीज़ों को समझते हैं। तो बच्चों, अब हमको समझ आ गया कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी है, जिसमें एक चीज़ है मेम्ब्रेन लिपिड्स। ओके, मेम्ब्रेन लिपिड्स। अब मेम्ब्रेन लिपिड्स में 2 चीज़ें हैं, एक है फॉस्फोलिपिड और दूसरा है कोलेस्ट्रॉल। ओके, तो पहले फॉस्फोलिपिड को देख लेते हैं। Phospholipid molecules have head which is electrically charged and hydrophilic, means water loving, and tail which is no charge and is hydrophobic, means water loving। यानी क्या है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के फॉस्फोमिट जो फॉस्फोलिपिड है उसके मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है। ओके, तो उसका जो हेड है, ये जो हेड दिख रहा है वो है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक्स क्या, वाटर लविंग। ओके, यानी ये वाटर के साथ बॉन्ड बनाएगा या वाटर के साथ ये अटैच होगा। ओके, और जो इसकी टेल है ये है वाटर हेटिंग। ओके, ये क्या करेगा, वाटर से दूर भागेगा। ओके, बस यहाँ पर यही कहा गया है कि फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स का जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है और टेल है वो हाइड्रोफोबिक है। ओके, phospholipid bilayer is arranged like a sandwich with the hydrophilic head aligned on the outer surface of membrane and the hydrophobic tails forming a central water repelling layer। यानी जो हाइड्रोफोबिक जो टेल है और जो हाइड्रोफिलिक हेड है, इन दोनों ने मिलकर क्या करा, जो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर यानी 2 लेयर बना दी। किस तरीके से, इस तरीके से आपको बताता हूं मैं, ये आप देख सकते हैं। बाय मीन्स 2। अब ये फॉस्फोलिपिड की ये एक लेयर हो गई, ये एक 2 लेयर हो गई। अब सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर क्या, कि 2 ब्रेड होते हैं। ओके, ये 2 ब्रेड और बीच में उसका जो भी मटेरियल होता है वो बीच में होता है। तो इस तरीके से फॉस्फोलिपिड क्या है कि इसके जो हेड है फॉस्फोलिपिड के, ये ऊपर होंगे। ओके, और उसकी जो टेल होगी
वो बीच में होगी, आप ये देख सकते हैं। ओके, तो इसी तरीके का ये फॉस्फोलिपिड है। इसका हेड जो है वो वाटर लविंग है, इसका टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक है, यानी वो वाटर से दूर भागता है, वाटर के साथ वो बॉन्ड नहीं बनाता। तो चलो आगे देखते हैं। The head of phospholipid is water loving due to its ability it attached to the water of internal environment of cell and external environment of cell। अब देखो मैंने आपको क्या कहा था कि जो सेल है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो बनी है फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर से। ओके, और इसकी बाइलेयर कैसी है, इस तरीके से है। अब आपको मैं पूरा बनाकर ही बता देता हूँ, 1 मिनट। अब ये सेल किस तरीके से होगा, इसका ये होगा इस तरीके से। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये घर की बाउंड्री है आपकी। ओके, तब बाहर वाला भी आएगा तो उसे क्या मिलेगा, ये हेड ही मिलेगा। और जो घर के लोग हैं, जो अंदर के जो प्यूपल्स हैं, उनको भी क्या देखने मिलेगा, ये हेड ही मिलेगा। तो अब जो सेल के अंदर 70 to 80% क्या होता है, वाटर। तो अब क्या होगा, वाटर क्या होगा, ये हेड के साथ अटैच हो जाएगा, क्योंकि हेड है वाटर लविंग, हाइड्रोफिलिक है ये वाटर लविंग होने की वजह से हेड क्या होगा, अटैच हो जाएगा। अब बाहर भी, सेल के बाहर भी क्या हो रहा है कि ये हेड ही मिल रहा है, और वो बाहर, सेल के बाहर भी क्या है, इंटरटिशियल फ्लूइड है, इंटरटिशियल फ्लूइड में भी क्या होता है, वाटर। तो ये क्या करेगा, इसके साथ इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा। अब ये बॉन्ड बनाने की वजह से क्या होगा, अब जब सेल को न्यूट्रिएंट्स या किसी चीज़ की जब ज़रूरत लगेगी या नीड होगी, तो क्या करेगा, वो यहाँ से ले लेगा इसके पास। ओके, जो सब्सटेंस का जो एक्सचेंज होगा, यानी कोई चीज़ की यहाँ पे नीड है, तो सेल के पास आना, और सेल के पास का जो वेस्ट है प्रोडक्ट, वो सेल से बाहर जाना, वो किस वजह से हो रहा है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर की वजह से। क्योंकि फॉस्फोलिपिड का जो हेड है वो वाटर लविंग है, और इसके दो भी साइड, यानी बाहर की साइड भी हेड ही है और अंदर की साइड भी हेड है, और जो टेल्स है वो बीच में है। ओके, जो वाटर हेटिंग है वो बीच में है। अब ये इस तरीके से एक बॉन्ड बन जाएगा, ये हो गया सेल। ओके, ये सेल के अंदर जो चीज़ें हैं उनको भी हेड ही है, और जो बाहर भी है वो हेड ही है, यहाँ पर वही लिखा है। अब नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल। 1 मिनट, ये मैं क्लियर कर लेता हूँ। कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो कंटेन दी पोलर हेड विच इज हाइड्रोफिलिक एंड नॉन पोलर हेड विच इज हाइड्रोफोबिक। Cholesterol structure is same like a phospholipid and cholesterol is embedded and attached to the phospholipid। क्या है, कोलेस्ट्रॉल का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है फॉस्फोलिपिड की ही तरह। ओके, इसका हेड भी क्या है, वाटर लविंग है, वाटर पसंद है इसे, और इसकी जो टेल है वो वाटर हेटिंग है, यानी ये वाटर से दूर भागता है। ओके, इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी कोलेस्ट्रॉल, ये फॉस्फोलिपिड की तरह है, लेकिन इसके अंदर एक ट्विस्ट है। क्या, कि अब ये जो फॉस्फोलिपिड है, 1 मिनट मैं आपको इसके डायग्राम की तरफ लिख जाता हूँ और बहुत अच्छी तरीके से समझाता हूँ। तो बच्चों हम क्या देख रहे थे कि सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन की जो सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, फॉस्फोलिपिड से। अब फॉस्फोलिपिड की है बाइलेयर, ये है फर्स्ट लेयर, ये है सेकंड लेयर, यानी 2 लेयर यानी बाइलेयर। इसका जो हेड है, अब ये सेल मेम्ब्रेन है, यानी ये सेल इस तरीके से होती है। ओके, तब ये गोल है, ये इस तरीके से पूरा सर्कल है। तब ये जो सेल का जो बाहर का एनवायरनमेंट होगा इसको भी हेड मिल रहा है, और जो अंदर का एनवायरनमेंट होगा इसको भी हेड मिल रहा है। ओके, ये तो हो गया फॉस्फोलिपिड की बात। आई होप आपको ये समझ भी आ गया होगा। अब लेकिन नेक्स्ट टू इसे कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल भी इसी तरीके से होता है, वो भी बाइलेयर है, और वो भी क्या है, उसका भी पोलर हेड है और नॉन पोलर टेल है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या है कि वो फॉस्फोलिपिड के साथ इस तरीके से अटैच होता है। वो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि येलो कलर के तो आपको टेल दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे एक ऑरेंज कलर की भी टेल दिख रही होंगे। ओके, तो ये क्या है, ये फॉस्फोलिपिड के साथ इस तरीके से वो अटैच हो जाता है वो, और ये अटैच होकर सेल मेम्ब्रेन बनाता है। ओके, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर फॉस्फोलिपिड की तो यहाँ पे लेयर है बाइलेयर, लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल इसके साथ क्यों अटैच हो रहा है। तो अब जब हम सेल मेम्ब्रेन का जब फंक्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये कोलेस्ट्रॉल इसके साथ अटैच क्यों है। तो चलो देखते हैं इसके फंक्शन को। मैंने आपको क्या कहा था कि जो फॉस्फोलिपिड के साथ कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, एम्बेडेड अटैच होता है। ओके, फॉस्फोलिपिड के साथ। तो इसका फंक्शन क्या है, फ्लूइडिटी, यानी जो सेल के अंदर जो फ्लूइड होगा उसकी फ्लो होने की प्रॉपर्टी को जो कंट्रोल करता है,
वो कंट्रोल करता है कोलेस्ट्रॉल। ओके, होम्योस्टेसिस मैंने आपको पढ़ाया था कि जो भी चीज़ें एबनॉर्मल है उसको नॉर्मल में कन्वर्ट करना, वो होता है होम्योस्टेसिस। वो कौन करता है? फ्लूइडिटी, यानी सेल के अंदर का जो फ्लूइड है उसकी फ्लो प्रॉपर्टी। ओके, तो उसको कौन कंट्रोल करता है? कोलेस्ट्रॉल। ओके, और अब इसका फंक्शन देखेंगे हम कि जब टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा तो फ्लूइडिटी भी बढ़ जाएगी। ओके, तो अब जो फ्लूइडिटी पे जो असर होता है, यानी जो उसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर के जो लिक्विड है उसकी जो फ्लो होने की प्रॉपर्टी है, यानी वो बहुत ज़्यादा फ्लो होगा तो क्या होगा? सेल अच्छा नहीं रहेगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, तो इसके फ्लो प्रॉपर्टी यानी जो फ्लूइडिटी को जो असर करने वाले, उसको ख़राब करने वाले कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, टेम्परेचर, फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी, सेल ख़राब हो जाएगा। फैटी एसिड के अंदर जो सैचुरेटेड सेल है और अनसैचुरेटेड सेल है, और जो अनसैचुरेटेड जो टेल है या सेल है, अगर से अनसैचुरेटेड सेल ज़्यादा होंगे तो फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी और सेल ख़राब हो जाएगा। अब कोलेस्ट्रॉल है, अब कोलेस्ट्रॉल अगर से नहीं होगा सेल मेम्ब्रेन के अंदर तो उसकी फ्लो प्रॉपर्टी या फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी और सेल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इन चीज़ों को कंट्रोल में रहना बहुत ज़रूरी है। तो अब दूसरी चीज़ देखेंगे हम कि सेल मेम्ब्रेन बनी किससे। पहले देख लिया हमने कि मेम्ब्रेन लिपिड्स देखे। ओके, मेम्ब्रेन लिपिड्स के अंदर हमने क्या देखा कि फॉस्फोलिपिड्स किस तरीके से बना हुआ है, उसको क्या है, उसका हेड क्या है, उसका टेल क्या है। उसके बाद देखा हमने कोलेस्ट्रॉल। अब दूसरी चीज़ है कि मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ओके, अब प्रोटीन दो टाइप के, एक इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो चलो देखते हैं ये क्या है। अब जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है उसके अंदर दो टाइप के प्रोटीन है, एक है इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये है मेम्ब्रेन। ओके, सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर इस तरीके से एक पैसेज होता है, सेल बोले तो एक रास्ता होता है कोई भी चीज़ है सेल के अंदर आना या सेल के बाहर जाने के लिए। ओके, तो ये जो रास्ता बनता है वो बनता है इंट्रिंसिक प्रोटीन के जरिए। ओके, इंट्रिंसिक यानी अंदर, ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर इस तरीके से एक प्रोटीन होगा, उसे कहेंगे हम इंट्रिंसिक प्रोटीन। वो किस चीज़ों के लिए होता है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल हो गए, वाटर सॉल्युबल और पोलर मॉलिक्यूल्स जो हो गए, उन सबको अंदर या बाहर लाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम आता है इंट्रिंसिक प्रोटीन। ओके, और कुछ एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, जिसका एग्जाम्पल है डाइजेस्टिव एंजाइम जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब दूसरा है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अब एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या होता है? ये सेल मेम्ब्रेन तो हो गया, अब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरीके से एक प्रोटीन होता है। ये क्या करता है? ये रिसेप्टर का काम करता है। जब भी कोई चीज़ यहाँ पर आके अटैच होगी तो ये क्या करेगा? सेल के अंदर चेंजेस करेगा, वो काम है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का। ओके, पहला देख लिया मेम्ब्रेन लिपिड्स, दूसरा देख लिया मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब तीसरा देखेंगे हम ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन। यानी जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ अटैच होगा तो वो बनेगा ग्लाइकोलिपिड, और जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच होगा तो वो बनेगा ग्लाइकोप्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे डिनोट करता है ग्लाइको को। ओके, आई होप आपको ये समझ आता होगा कि कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइको ये एक ही है। ओके, तो चलो देखते हैं ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन का काम क्या है। अब इनका काम क्या है कि सेल को आइडेंटिफाई करना और सेल रिसेप्टर सेल सिग्नलिंग करना। यानी ये सेल है, अब सेल के ऊपर इस तरीके से एक मार्क किया हुआ है, ये किस तरीके से मार्क किया हुआ। अब सेल के अंदर एक बॉडी के अंदर एक बाहर से एक आ गया सेल जिसके ऊपर इस तरीके से मार्क है। अब हमारे बॉडी के अंदर एक एबिलिटी होती है कि जब भी बॉडी के अंदर कोई बाहर का सेल आता है तो हमारे बॉडी का एक इम्यून सिस्टम होता है जो बाहर के सेल को किल कर देता है। ओके, तो ये ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन क्या करता है कि सेल के ऊपर एक ऐसी एक डिफरेंट एक कोटिंग देता है जिसकी वजह से इम्यूनो जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगा कि सेल को पहचान लेगा कि ये बॉडी का ही सेल है, ये भी बॉडी का सेल है, लेकिन ये जो बाहर का सेल है इसके ऊपर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की कोटिंग नहीं होगी, तो इसकी वजह से क्या करेगा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, इसको किल कर देगा। और जब भी सेल के अंदर जो चेंजेस कराना होता है जब भी ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन हेल्प करता है। ये डायग्राम है जो मैंने आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन इस तरीके से होती है और फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल इस तरीके से अटैच होते हैं और इनकी बाई लेयर होती है। ओके,
अब देखेंगे हम सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, कि सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है। ये तो होगी सेल मेम्ब्रेन, ओके, इसे हम बाउंड्री कहते हैं। तो इसका काम क्या है, तो चलो देख लेते हैं एक ओवरव्यू। तो फर्स्ट फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट दी सेल फ्रॉम सराउंडिंग, यानी जो सेल है उसके जो सराउंडिंग में जितनी चीज़ें होगी उससे प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, सेल मेम्ब्रेन का। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट व्हाट एंटर्स एंड एग्जिट दी सेल एंड हाउ मच ऑफ अ सब्सटेंस इंटर, यानी सेल के अंदर कितनी चीज़ें अंदर जाएगी, कितनी चीज़ें बाहर आएगी, क्या अंदर जाएगी क्या बाहर आएगी, ये कौन रेगुलेट करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, ये गेट की तरह काम करता है कि कोई क्या अंदर जाएगा और क्या बाहर आएगा, कितनी अमाउंट में जाएगा और कितनी अमाउंट में सब्सटेंस बाहर आएगा, वो भी कौन रेगुलेट करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स इनटू द सेल एंड टॉक्सिक सब्सटेंस आउट ऑफ द सेल, यानी ये सेल है, अब सेल को लगी भूख तो ये क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स यहाँ से लेगा। ओके, यहाँ से अंदर आएगी। अब सेल के अंदर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है जिसका कोई काम नहीं है तो वो सेल के बाहर जाएगा, तो ये भी अंदर लाना न्यूट्रिएंट्स को और वेस्ट को सेल से बाहर लेके जाना, ये भी काम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ओके, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ सेल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय आइडेंटिफाइंग देम सेल एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, यानी सेल क्या करती है कि जो उसके ऊपर जो कोटिंग होती है लिपिड की, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की, ओके, तो उसकी वजह से सेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सेल की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी शेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ओके, अब यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है जी, अब इसको यहाँ से इन्फॉर्मेशन शेयर करना है तो ये वॉल से तो ये वॉल तक ही इन्फॉर्मेशन जाएगी फर्स्ट। ओके, अब यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जाएगी तो सबसे पहले शेयर कहाँ पे होगी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ही। ओके, तो इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है कि कम्युनिकेट करना, आइडेंटिफाई करना और इन्फॉर्मेशन शेयर करना। ओके, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोवाइड सम स्ट्रक्चरल सपोर्ट ऑफ सेल, यानी ये सेल है इसके अंदर से सपोर्ट देना है इसको सेल को। अब हमारे क्या है स्केलेटल, यानी जो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हड्डी का जो ढांचा होता है उसकी वजह से क्या होता है कि ह्यूमन को सपोर्ट मिलता है। इसी तरीके से सेल के जो स्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट कौन देता है, वो देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो चलो आगे नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोवाइड सम स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ये तो हो गया। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंश्योर द साइटोस्केलेटन टू डी प्रोवाइड शेप टू दी सेल, यानी जो सेल को जो स्ट्रक्चर यानी जो सपोर्ट मिलता है वो मिलता है साइटोस्केलेटन की वजह से, और जो सेल का जो शेप होता है इस तरीके से जो सेल का जो शेप आता है वो भी आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से। ओके, आई होप आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ आ गया होगा। ओके, पहले हमने क्या देखा, सेल की डेफिनेशन देखी, फिर बाद में सेल को किसने डिस्कवर दिया करा उसका नाम देखा। ओके, फिर उसके बाद क्या देखा हमने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसे कहते हैं वो देखा, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन किन चीज़ों से मिलके बनता है वो देखा, मेम्ब्रेन प्रोटीन, मेम्ब्रेन लिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, इन चीज़ों से मिलके क्या बनता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या देखा हमने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन देखा। तो चलो देखते हैं अब सब सेलुलर कंपोनेंट ऑफ सेल, जिसके अंदर जो सेल के ऑर्गेनल्स है। अब ये हमने क्या देखा, ये सेल की बाउंड्री देखी अभी ये। अब सेल के अंदर कई सारे कंपोनेंट्स हैं, ओके, कुछ ऑर्गेनल्स है जिसका स्ट्रक्चर और फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो सब सेलुलर कंपोनेंट ऑफ सेल के अंदर फर्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं, ओके, मैं एक सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हो गया सेल का सेल मेम्ब्रेन, ओके, सेल मेम्ब्रेन। अब ये हो गया न्यूक्लियस। जैसा कि हमारी बॉडी कंट्रोल होती है ब्रेन से, इसी तरह से सेल कंट्रोल किया जाता है न्यूक्लियस से। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी चीज़ें होगी न्यूक्लियस को छोड़कर उसे कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। ओके, तो चलो देखते हैं क्या है साइटोप्लाज्म। इट इज़ द जेली लाइक फ्लूइड दैट फिल्स सेल, यानी एक जेली लाइक फ्लूइड है जो सेल को पूरा फिल करता है, और ये बनता है मोस्टली वाटर और साल्ट से। ओके, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं और इसके अंदर 70 to 90% वाटर होगा जो कलरलेस होगा। ओके, और साइटोप्लाज्म क्या है कि साइटोप्लाज्म इज बेसिकली एवरीथिंग विद इन द सेल एक्सक्लूडिंग द न्यूक्लियस, यानी साइटोप्लाज्म सेल के अंदर की सब चीज़ें हैं न्यूक्लियस को छोड़कर। ओके, ये इनसाइड द सेल, अगर से न्यूक्लियस को माइनस कर देंगे आप तो बचेगा आपके पास साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है या साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है यहाँ पर दिए हुए हैं, तो चलो देखते हैं।
तो बच्चों साइटोप्लाज्म बनता है 4 चीज़ों से मिलके। पहला है साइटोसोल, दूसरा है साइटोस्केलेटन, दूसरा है ऑर्गेनल्स और चौथा है इंक्लूजन्स। ओके, तो अब देखते हैं हम साइटोसोल किसे कहते हैं। ओके, साइटोसोल इज द फ्लूइड दैट फिल द इंटीरियर ऑफ सेल एक्सक्लूडिंग द ऑर्गेनल्स एंड न्यूक्लियस। इट इज आल्सो नोन एज साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और ग्रैंड प्लाज्म। अब ये है सेल मेम्ब्रेन। ओके, अब ये है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का तो प्लाज्म में तो कोई काम नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस को छोड़कर जितने भी सेल के अंदर जो भी चीज़ें होगी वो होगी साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोसोल किसे कहेंगे। अब ये आपको जो वाइट कलर का जो बैकग्राउंड दिख रहा है ये है एक स्टिकी फ्लूइड। ओके, एक चिपचिपा सा फ्लूइड है जिसे कहते हैं हम साइटोसोल। ओके, साइटोसोल क्या है, एक स्टिकी फ्लूइड है जिसके अंदर बहुत से ऑर्गेनल्स फंसे हुए हैं या एम्बेडेड है या अटैच है। ओके, न्यूक्लियस भी उसके अंदर ही फंसा हुआ है। ओके, साइटोसोल क्या है, एक स्टिकी फ्लूइड है। ओके, साइटोसोल इज अ फ्लूइड दैट फिल द इंटीरियर ऑफ सेल एक्सक्लूडिंग द ऑर्गेनल्स एंड न्यूक्लियस। साइटोसोल क्या है, एक स्टिकी फ्लूइड है। ओके, साइटोसोल किसे कहेंगे हम, एक स्टिकी फ्लूइड को। अब दूसरा क्या है, साइटोस्केलेटन। हम क्या देख रहे हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के 4 कंपोनेंट है। फर्स्ट है साइटोसोल, दूसरा है साइटोस्केलेटन। साइटोसोल क्या है, एक फ्लूइड है जो स्टिकी है। साइटोसोल क्या है, एक फ्लूइड है जो स्टिकी है। ओके, अब दूसरा देखेंगे हम साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या है, इज मेड अप ऑफ फ्रॉम फॉलोइंग पार्ट्स। ये भी बनता है फॉलोइंग पार्ट से, जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफ्लामेंट्स और इंटरमीडिएट फ्लामेंट्स। ओके, तो आपको इतनी डिटेल में जाने की गरज नहीं है। अब ये इसका काम क्या है आपको मैं बता देता हूँ। ओके, ये है सेल। अब सेल के अंदर कुछ सपोर्ट नहीं होगा तो वो क्या होगा, वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना पाएगा क्या। अब जैसा कि हमारा हाउस है। ओके, अगर से हाउस को हम इस तरीके से सपोर्ट नहीं देंगे तो क्या वो उसका हम जो छत है, जो स्लैब है, वो डाल सकते हैं क्या, नहीं। तो ये जो अगर से इसको इस तरीके से हम क्या सपोर्ट नहीं देंगे तो ये जो सेल है वो इस तरीके का या इस तरीके का स्ट्रक्चर ले पाएगा क्या, नहीं। नहीं तो क्या होगा, वो इस तरीके से सा गिर जाएगा। ओके, तो जो साइटोसोल है वो क्या करते हैं, एक सपोर्ट का काम करते हैं, जो सेल को सपोर्ट देता है, जो प्रोवाइड करता है क्या, जो जैसा कि घर के अंदर हमने जो पिलर्स डाले हुए होते हैं उसी तरह से सेल के अंदर पिलर्स का काम करता है साइटोस्केलेटन, जिसके अंदर ट्यूब्यूल्स है, जिसके अंदर माइक्रोफ्लामेंट्स है और इंटरमीडिएट फ्लामेंट्स है। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है 4th नंबर का मेम्ब्रेन इनक्लोज ऑर्गेनल्स, यानी सेल के अंदर के जो ऑर्गन्स है, जैसा कि ह्यूमन बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं, वो ऑर्गेनल्स भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही आते हैं। ओके, तो ये मेम्ब्रेन इनक्लोज ऑर्गेनल्स क्या है, तो चलो देख लेते हैं। ये तीसरे नंबर का है। दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू दी सेल साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर पूरे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और हर एक ऑर्गेनल का एक स्पेशल फंक्शन है। ओके, और ऑर्गेनल्स क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर सस्पेंडेड होते हैं, फंसे हुए होते हैं, अटैच होते हैं। ओके, अब चौथे नंबर का एक लास्ट है इंक्लूशंस। ओके, तो चलो देख लेते। तो ये क्या होते हैं कि दीज आर स्टोर न्यूट्रियस क्रिस्टल secretive products, pigment granules, accumulate material that is not metabolically active and they are non-soluble molecules। यानी क्या है कि ये एक स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स क्रिस्टल्स है। ओके, अब ये जो स्टिकी फ्लूइड होगा जिसको हमने साइटोसोल कहा था, उसके अंदर क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स क्रिस्टल्स और प्रोडक्ट्स और पिगमेंट ग्रैन्यूल्स होंगे जो नॉन सोल्यूबल होंगे और मेटाबॉलिकली नॉट एक्टिव यानी इनएक्टिव हो गए वो। ओके, ये साइटोसोल क्या है कि एक फ्रिज है। ओके, जब भी सेल को भूख लगेगी तो क्या करेगा, जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि अब सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनल्स है, अब उनको भूख लगेगी तो क्या करेगा, साइटोसोल यानी वो स्टिकी फ्लूइड के अंदर से वो चीज़ें ले लेगा और उसको अपने चीज़ों में, अपने काम में उसको यूज़ कर लेगा। ओके, इसीलिए जो दीज आर दी यूजुअल प्रेजेंट इन साइटोसोल ओनली टेम्पोररी, यानी ये जो साइटोसोल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स क्रिस्टल सिक्रेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं वो टेम्पररी होते हैं। ओके, परमानेंट नहीं होते हो।
तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलो देख लेते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा कि साइटोप्लाज्म बनता है इन 4 चीज़ों से मिलकर, और ये 4 चीज़ें क्या है, साइटोसोल, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस को छोड़ के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी चीज़ होगी उसे कहेंगे हम साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म बनता है 4 चीज़ों से। साइटोसोल, साइटोसोल क्या है, एक स्टिकी फ्लूइड है। ओके, स्टिकी फ्लूइड को कहेंगे हम साइटोसोल। अब साइटोस्केलेटन क्या है कि ये सेल को एक पिलर्स की तरह ऐसा सपोर्ट देता है, ये कि इसके स्ट्रक्चर्स भी जो सेल का आता है वो भी आता है आपके साइटोस्केलेटन की वजह से। ओके, आपको 2 चीज़ें तो समझ आ गई, एक फ्लूइड होता है जिसे हम साइटोसोल कहेंगे, और जो सेल है उसको जो सपोर्ट देता है वो होता है साइटोस्केलेटन। और मेम्ब्रेन इनक्लोज ऑर्गेनल्स, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेल के साथ कुछ चीज़ें होती है जैसा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है, ऑर्गेनल्स है। तो ये क्या में होते हैं, ये स्टिकी फ्लूइड में होते हैं, वो ये है। ओके, और इंक्लूजन, और जो ये स्टिकी फ्लूइड्स है इसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जब भी माइटोकॉन्ड्रिया को या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जब भी नीड होगी तो वो क्या करेगा, साइटोसोल में से ले लेगा। ओके, इन 4 चीज़ों से मिलके बनता है साइटोप्लाज्म। आई होप आपको समझ आ गया होगा।